हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे एनटीए नेट के कॉमर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस हमारे 2018 के हैं। 2018 में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जो आपके जुलाई में पेपर हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिए हैं, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि इसमें से कौन सा फीचर या करेक्टरिस्टिक नहीं है कैपिटलिज्म के। ऑप्शन 1 है इंडिविजुअल और जो एसोसिएशन बिहेव होता है इकोनॉमिक मोटिव को लेके, वो हमारा यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सेक्रीफाइस और कॉस्ट, क्या ये फीचर है कैपिटलिज्म का। या फिर जो कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इधर ओन बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। थर्ड है प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉय कॉम्पीट अमंग देमसेल्फ एज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राइस, जो कि द इनविजिबल हैंड प्लेज अ predominant role in the flows of the factor of production and consumption। देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी है, तो इनको आप पढ़िए अच्छे से एक एक ऑप्शंस को और फिर बताइए इसका क्या आंसर होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे नॉट की बात की गई है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो फर्स्ट में ये बात की जा रही है तो फर्स्ट नहीं होगा। थर्ड में बात की जा रही है कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा जो भी उनकी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लिमिटेड होती हैं, तो ये भी सही है। एंड प्राइस जो होते हैं वो हमारे इनविजिबल हैंड में होते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उसमें। तो ये सारे फीचर्स तो हमारे कैपिटलिज्म के हैं। कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2। क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि जो भी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा और जो ओनरशिप होगी वो भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंट्रोल और ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में तभी होती है जब सोशलिज्म का फैक्टर काम करता है, और यहाँ पे बात की जा रही है कैपिटलिज्म की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द salient feature of the industrial policy development since 1991। अब आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में आई थी उसके फीचर इसमें कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। स्कोप जो है प्राइवेट सेक्टर का वो बहुत लॉन्ग होता है, एक्सपेंड होता है। पब्लिक सेक्टर जो है उनकी जो विड्रॉइंग होती है वो पार्टली और फुल्ली सेवरल ऑफ द इंटरप्राइज बाय द डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश द्वारा जो कई इंटरप्राइजेस होते हैं उनके पास होती है पार्टली या फिर फुल्ली। और या फिर इंडियन इंडस्ट्री जो होती है हमारी इंक्रीजिंग एक्सपोज टू फॉरेन कंपटीशन। फोर्थ है मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन ऑफ फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। बताइए कौन सा इसमें से आपको लगता है कि जो 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट आया था उसका फीचर नहीं है। देखिए, यहाँ पे मोनोपोली की बात की जा रही है, जबकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मोनोपोली को तो ये को फोकस किया जा रहा था कि इस तरह की चीज़ों को हटाया जाए। मोनोपोली से तो क्या होगा, जो जितना भी चीज़ें कंट्रोल करने की वो कोशिश करेंगे और बिगड़ जाएंगी। इसलिए मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन रखना प्राइवेट सेक्टर के लिए ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिबरल किया जाए, जिससे कि हेल्दी कंपटीशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को बेनिफिट मिले। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज स्पेसिफाइड इन द कंपनी 2013।
यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं की गई थी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। उसका नाम एंड स्टेज जहाँ पे वो सिचुएटेड है वो, उसका ऑब्जेक्ट जिसके लिए प्रपोज्ड हुई है, प्रपोज्ड रखी गई है इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव था। थर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशंस, बायलॉज, जो कि उसके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, या फिर द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। बताइए कौन सी चीज इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी 2013 में। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनाया जाता है वो हमारा पब्लिक के लिए बनाया जाता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो ये चीज़ मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये इंक्लूड की जाएगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कितने मेंबर्स होंगे, उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, उसकी कैपिटल कितनी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको इनकॉर्पोरेट करने का, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमारे असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं। द वॉल्यूम ऑफ imports tend to be very high when there is a conjecture of high rate of economic growth and a sharp fall in the relative price of the import and vice versa. रीज़न है इसका दिया हुआ है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ceteris paribus is associated with rise in imports and increase in the imports. Ceteris paribus is associated with a fall in the relative price of imports. अब आपको इसमें बताना है कि क्या यहाँ पे जो ऑप्शन, जो असर्शन और रीजन है, क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जो आर्थिक विकास की जो उच्च दर यानी कि हाई रेट जो बताई गई है, और जो आयात की जो यहाँ पे सापेक्ष कीमत बताई गई है, उसमें क्या तेज गिरावट और इसके विपरीत होने का अनुमान होने पर आयात की मात्रा को क्या बढ़ा दिया जाता है, यानी इम्पोर्ट को क्या बढ़ा दिया जाता है। रीज़न है इसका जो हाई रेट होती है, कैटरीज पेरिबस होता है, या फिर हमारे के कोई भी इंक्रीमेंट होता है इंपोर्ट में, तो यहाँ पे जो इंपोर्ट में जो वृद्धि होती है या फिर जो इंक्रीमेंट होता है वो कैटरीज पेरिबस और इंपोर्ट में जो भी उसके सापेक्ष प्राइस जो होते हैं, एसोसिएटेड प्राइस, ठीक है, या रिलेटिव प्राइस भी बोल सकते हैं, रिलेटिव प्राइस जो होते हैं उसमें उसकी डाउनफॉल से जुड़ा हुआ होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है कि ये इन पे इनसे लिंक होती हैं। अगर कोई भी रेट ऊंची जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जो इम्पोर्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो भी हाई रेट्स होंगी, पेरिबस, और जो भी इम्पोर्ट में हमारे इंक्रीमेंट होगा वो इसके रिलेटिव प्राइस जो होंगे उससे उसको डाउनफॉल कर देगा, यानी कि उसको डाउन कर देगा। इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंज्यूमरिज्म। बताइए इसमें से कौन सा कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड नहीं है। कंज्यूमरिज्म एक मैनिफेस्टेशन है फेलर का ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट्स। सेकेंड ऑप्शन है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज इट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलोन। थर्ड है, द कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट consumerism as a means of asserting and enjoying their rights. And fourth option है हमारा, consumerism evolution is not a setback for marketing but rather points to the next stage in the evolution of enlightened marketing। बताइए। देखिए अगर आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शंस इतने क्लियर नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन से ही आप ये आंसर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करता कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और आप सबको पता है ये कि एक एक्ट स्पेशली कंज्यूमर के लिए लाया गया है जो कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1956, ठीक है, वो सॉरी 1986।
ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या नहीं है इसमें स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा नीति आयोग कवर नहीं करती? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन अप्रोच, 7 ईयर स्ट्रेटेजी या फिर 15 ईयर विजन। आपने नीति आयोग पढ़ा होगा, जो कि प्लानिंग कमीशन जो था हमारा, उससे उसको हटा के आया था नीति आयोग। बताइए क्या हो जाएगा? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच ये इसको कवर नहीं करता, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच जो पहले हमारी चलती थी उसको हटा के ही हमारा नीति आयोग आया था। और इसमें इन्होंने कुछ सेट बनाए थे, जैसे कि 3 ईयर एक्शन एजेंडा लगाएंगे वो, 7 ईयर एजेंडा लगाएंगे, स्ट्रेटजी 7 ईयर की क्या हो गया, 15 ईयर विजन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। 5 ईयर को इन्होंने रिमूव किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है असर्शन और रीज़न। देखिए इनकी आप बहुत प्रैक्टिस करिए, असर्शन और रीज़न की, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फिर है रीजन इसका, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। बहुत ही सिंपल है, इसलिए कर सकते हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप सबको पता है अकाउंटिंग का या बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उससे उसकी जो उसका ओनर होता है उसकी ओनरशिप सेपरेट होती है। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का और उस ओनर का पर्सनल, उसको सेपरेट रखा जाएगा। इसीलिए आपने को ने देखा होगा कि कभी भी कोई भी ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी फंड ट्रांसफ़र करता है, कोई भी एक्सपेंडिचर करता है, तो वो उसकी लायबिलिटी मानकर उसे एज अ ड्राइंग्स हम शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि बुक्स में सिर्फ हम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर सेकंड जो रीज़न हमें दिया हुआ है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये सब करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों ही असर्शन और रीजनिंग दोनों ही हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर है, अब तक के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तभी आप उसका आंसर करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका अच्छे से आंसर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि आप सबको पता है जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें 3 तरह की एक्टिविटी को हम इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर नहीं होगी? रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और डिविडेंड पेड, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बताइए क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे सेल ऑफ फिक्स असेट्स में फाइनेंस की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ पर हम रिपेमेंट ऑफ लोन, बैंक लोन में हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास पेमेंट जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे भी हमारा पेमेंट हो रहा है, कैश प्रोसीड्स में भी हमारे पास पेमेंट आ रहा है, लेकिन सेल ऑफ फिक्स असेट्स में हमारी कोई भी
फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इनकी बस अकाउंटिंग होती है, इनका बस ट्रांजेक्शन्स होंगे लेकिन इनका कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है हमारे साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड है और एंड इंजीनियरिंग स्टडीज, while estimated costs are based on historical basis। सेकेंड ऑप्शन है स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी एम्फेसिस करती है व्हाट कॉस्ट विल बी, while estimated cost emphasis is what cost should be। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड होती है एज कम्पेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है मोर स्टेबल होती है देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट का। कौन सा सही है? देखिए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उसको हम फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी आपने एस्टिमेट किया है वो उतनी ही रहेगी, उसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, आप इसको कम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या फिर इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, amount paid for acquiring goodwill is capital expenditure, wages paid for installation of a new machine is usually debited to wages account, revenue expenditure is not intended to benefit future period। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दिया करूँगी, तो इसको आप आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और हम डेली प्रीवियस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।